या तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखा था अबाउट आवर जावा फीचर। उसके पहले हमने जावा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी है। तो ये जावा एक तरीके से जो हमारे पास में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एज ही हम यदि सी सी प्लस प्लस में यदि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है हमको जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करना है। बट जावा में जो हमें मेमोरी मैनेजमेंट मिलेगा वो जेवीएम की हेल्प से मिलेगा। ऑटोमेटिकली जेवीएम जो रहेगा वो हमारे लिए मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन है वो भी हमारे पास में जावा करेगा। अब जावा डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कैसे करता है? तो जावा के पास में एपीआई अवेलेबल है तो वहाँ से डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैनेज होगा वहाँ से ही। हमें प्री डिफाइंड एपीआई है जिसको हमको यूज़ करना हो, डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली जो वो है वो मैनेज करेगा यहाँ से ही। अब हमको हमारे प्रोग्रामिंग के लेवल पे जो है वो प्रीडिफाइंड एपीआई यूज़ करना है जो कि कलेक्शन एपीआई के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर जो है वो पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। तो जावा इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ इसको लर्न करना इजी रहता है, यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। तो जावा बनाया इसलिए गया है कि जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, तो इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट जो थे जो कॉम्प्लेक्स थे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट करने के लिए जिसमें टाइम लगता था, तो उसको एलिमिनेट किया यहाँ पर ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया उसमें ये। तो होता ये भी होता है, सब कुछ होता है, बट ये सब जेवीएम के अंदर होता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो सब जेवीएम के अंदर डिफाइंड है। ये जेवीएम हमारे बिहाफ पे क्या करता है कि वो करके देता है, जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कंपाइलेशन फाइल पास करवाना पड़ता है उसमें ही। फिर जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर राइटिंग कर सकते हो उसको यहाँ पर ये, और उसका जो सोर्स कोड है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। जो उसका बाइट कोड रहता है जो हम लोग कंपाइल करवाते हैं, तो कहीं भी राइट करो और उसका कंपाइलेशन फाइल क्रिएट कर लो यहाँ पर डॉट क्लास फाइल, उसको कहीं पर भी रन करवाओ। तो हम लोग राइटिंग करने के पर्पज से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट एग्जीक्यूशन पर्पज से हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना डिफरेंट रहेगा क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करने का एक्सटेंशन अलग रहता है। विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो पर्टिकुलरली जो है वो अ, हमारे डॉट ईएक्सी फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसका फॉर्मेट डिफरेंट रहता है। वो शेल स्क्रिप्टिंग या उनका जो है वो फाइल को एग्जीक्यूशन करने का फॉर्मेट डिफरेंट रहता है। आगे देखेंगे हम लोग कौन कौन से फॉर्मेट है। फिर जावा इज अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक है लाइक ये ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग। यदि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में यदि किसी भी तरीके का इंटरप्शन आता है किसी भी रीज़न से, काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में ये। तो यहाँ पर ये हमें सिंप्लीफाई करके दिए हुए, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है यहाँ पर ये, ताकि हम लोग बेटर प्रोग्रामिंग बेटर बिजनेस लॉजिक राइट कर सके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो टॉपिक है वो इंटरप्शन के लिए रहता है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है किसी भी तरीके का इशू होता है वाइल एग्जीक्यूशन, तो वो रिलेटेड टू अवर मेमोरी भी हो सकता है, रिलेटेड टू अवर लॉजिक भी हो सकता है ये। तो ये चीज़ें अवर जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें वो चीज़ें जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। यदि किसी भी रीज़न से हमारे पास में इशू आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और डिफ़िकल्ट भी होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये। बट जावा में सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास में टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहाँ पर हम लोग इंटरप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरप्शन क्रिएट हम भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी जो है वो हो सकता है। और बेस्ड ऑन डेट हम पता कर सकते हैं क्या रीज़न है उसके। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक है कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के लेवल पे यदि किसी भी तरीके का हमारे पास में लॉजिकल इशू आएगा आएगा तो फिर उसको हम हैंडल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये रीज़न है यहाँ पर ये। तो ये टॉपिक आएगा जब हम लोग डेप्थ में देखेंगे और इंटरव्यू में ये काफ़ी पूछे जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन ये। तो जो ट्राई केज केज ब्लॉक और थ्रोस कीवर्ड क्या है
वो सब इस टॉपिक के अंदर आते हैं, तो अंडरस्टैंड होगा ये यहाँ पर ये क्या है ये। फिर जावा जो है वो उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स प्रो सी सी प्लस प्लस रोबोस्ट नहीं है। सी सी प्लस प्लस को लर्न करो और ये प्रोग्रामिंग राइट करो, तो ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो तुमको क्लियर भी नहीं होंगे, और उसको लर्न करने में काफ़ी टाइम लगेगा इसको। तो बेसिकली आज के समय में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है कि कोई भी उसको जल्दी से लर्न कर ले और एप्लीकेशन पे काम कर सके उसको ये। क्योंकि अल्टीमेटली गोल ये है कि बिजनेस लॉजिक राइट करना है और उसका यूज़ करना है एप्लीकेशन को बिजनेस के लिए। तो क्लाइंट का किसी न किसी टाइप का ऐसा एप्लीकेशन रहेगा, उसको जल्दी से चाहिए यहाँ पर ये। तो हमको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी रहती है जो सिंप्लीफाई हो, जिससे वो एप्लीकेशन जल्दी से क्रिएट हो सके। क्योंकि यहाँ पर हम लोग लर्निंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एप्लीकेशन क्रिएट करना है क्लाइंट के लिए यहाँ पर ये। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेप्थ में नहीं जाना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज के डेप्थ में यदि जाते हैं तो कॉलेज टाइम में वही सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेप्थ में जाते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में, डिजिटल कंपाइलर डिज़ाइन, वो इसीलिए ही होते हैं कि तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेप्थ में जाओ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंदर से काम कैसे करती है। बट उस समय हमें इसके डेप्थ में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से हमको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना है जो मार्केट में चलती है, जिससे एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं और हम लोग किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं यहाँ पर ही। तो डेप्थ में जाना है तो वो उन सब्जेक्टों को फिर से पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है डेटा स्ट्रक्चर, और इसको सी सी प्लस प्लस में क्रिएट करो। मोस्टली सी में क्रिएट करना है। सी प्लस प्लस या जावा कोई सा भी चूज कर लो, दोनों उसी को एक्सटेंड करके बनाई हुई हैं। तो सी लैंग्वेज तक के स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट तक के यहाँ पर पढ़ना पड़ता है कि स्ट्रक्चर होता है, उसी को ही आगे जो है एक्सटेंड करके क्लास क्लास डिजाइन कर दी है, उसी का नाम क्लास रख दिया है स्ट्रक्चर के आगे। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब करोगे तो जब उसका इंस्टॉलेशन करोगे तब प्रोग्राम राइट करोगे, पॉइंटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेमोरी मैनेजमेंट जब खुद से करोगे तो इतना टॉपिक तक लर्न करते 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 ही काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी और समय लगेगा इन इसके अंदर यहाँ पर ये। लेकिन उसी चीज़ को यदि जावा में लर्न करते हो तो जावा में सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं हैंडल करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स जो है ये वो हमारे बिहाफ पे जेवीएम हैंडल करता है, और ये कॉमन है। ये चीज़ें हर प्रोग्रामिंग में होती होती है। ये हमको मेमोरी को डिफाइन करना है, उसको मैनेज करना है, और उसके लिए हमको डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर हम अपना डेटा को रखेंगे। तो उससे रिलेटेड कोडिंग भी करना पड़ेगी उस। तो हमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होती हो। क्योंकि हम लोग मेमोरी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, फिर हम उसके हमारे टॉप पे हमारा बिजनेस लॉजिक भी राइट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लर्न तो करना नहीं है, हमको को क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो हमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाना है जो कि रोबोस्ट टाइप की हो। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने एपीआई होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होती है, और उनकी लाइब्रेरी होती है, उसको जस्ट हमको यूज़ करना पड़ता है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में अपनी अपनी लाइब्रेरी है ये। लेकिन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनडायरेक्टली बिहाइंड द सीन कोई ना कोई सी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर काम करती है, जो कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, और वो मोस्टली सी या सी प्लस प्लस ही होती है उसके बिहाइंड द सीन जो काम करती है। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया जेवीएम, तो जेवीएम का जो जेवीएम जो क्रिएटेड है जावा वर्चुअल मशीन, तो उसके अंदर वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वो प्रोग्रामिंग उसके अंदर सी लैंग्वेज की मिलेगी, उसके अंदर सी एंड सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग मिलेगी। वैसा नहीं सी सी प्लस प्लस मार्केट में नहीं है, सी सी प्लस प्लस पे ही एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। ये जो ब्राउज़र जो हमारा क्रिएटेड है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, वो सी प्लस प्लस में क्रिएटेड ही है। गूगल क्रोम। बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है वो
ज़्यादातर वो एप्लीकेशन डिवाइस ड्राइवर या स्टैंड अलोन टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉलेशन चाहिए हमको किसी भी सॉफ्टवेयर का। हमको उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, बट जावा बेस्ड जो सॉफ्टवेयर जो रहेंगे उसको इंस्टॉलेशन करने के पहले उस सिस्टम के ऊपर हमको वो JRE इंस्टॉलेशन करना पड़ेगी, जिससे कि जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी ये। तो वो एडिशनल सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट रहता है इस केस में। हमें ये जावा के केस में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के अंदर होना चाहिए, तभी उसके एप्लीकेशन जो होते हैं वो रन होते हैं यहाँ पर ये। तो जहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की डिमांड है, हमको हमारे सिस्टम पे कोई सा ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, जैसे कि ये मैं ये जहाँ पर नोट्स राइट कर रहा हूँ इसका नाम है ये एटम ये। तो उसका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन रहता है, तो हो सकता है इसका जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ C++ में लिखा हुआ वो ये। तो बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रहते हैं, जो एकदम हार्डवेयर से ज़्यादा पास में होते हैं। और जो एप्लीकेशन होते हैं स्टैंड अलोन वो C++ में होते हैं मोस्टली, जैसे गूगल क्रोम हो गया ये। फिर यदि मैं एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की बात करूँ, ये मेरा Notepad++ है ये। तो ये क्या है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है ये। तो ये एक तरीके का हो सकता है ये भी C++ में रिटर्न हो, ये वाला ये। लेकिन जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होते हैं, जहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होते हैं, वहाँ पर मोस्टली सिक्योर एप्लीकेशन के लिए जावा को यूज़ करते हैं मोस्टली। दूसरे भी कर सकते हैं, .NET भी कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं, लेकिन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक बिजनेस कैपेबिलिटी है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन हो और बैकएंड के अंदर हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो बैंकिंग डोमेन में तो मोस्टली जावा ही बैकएंड में यूज़ करते हैं बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी रहते हैं प्रोग्रामिंग के लेवल पे। तो बहुत सारे टाइप की सिक्योरिटी रीजन होते हैं, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पर जावा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अदर फ्रेमवर्क या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जावा यूज़ होती है, बट मोस्टली जावा यूज़ होती है जहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, बैंकिंग डोमेन में मोस्टली यूज़ होती है। लेकिन अदर भी यूज़ हो सकती है जिससे हमारा काम बन रहा हो। लाइक यदि तुमको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जहाँ पर सर्वर पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। अब ये एप्लीकेशन के साइज छोटे होते हैं, जरूरी नहीं कि उसको जावा में बनाए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े एप्लीकेशन चाहिए, तो बड़े बड़े एप्लीकेशन के लिए हमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगी जो कि मार्केट में हो और उसके डेवलपर इजी भी मिले। और जब इंडस्ट्री के अंदर इटरेशन होते हैं, मतलब न्यू पर्सन आएंगे, ओल्ड पर्सन रिजाइन करेंगे, इंडस्ट्री छोड़ेंगे, तो वो इजीली उसको क्या कर पाए, अडॉप्ट कर पाएगी एप्लीकेशन को, उस पर वर्क कर पाए। तो उसके लिए ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जिस पे सभी लोग काम कर सकें। अब ऐसे एप्लीकेशन को ऐसे कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना देंगे तो उसके अवेलेबल ही नहीं रहते मार्केट में। तो वो ऐसी एप्लीकेशन पे काम करके, और उसमें टाइम भी लगेगा, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है। आज के समय में AI का टाइम है, तो चीज़ें और फास्ट हो गई है यहाँ पर। तो हमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो जिसके अंदर काम फास्ट होता है। इसलिए क्या होता है, जब जॉब ओरिएंटेड रहते हैं तो हमको हमको फिर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है जो अभी मार्केट में आई है। जब हम लोग लर्निंग फेज में रहते हैं तो फिर जितना बेसिकली जा सको, जितने फंडामेंटली क्लियर कर सको उतने डेप्थ में जाओ फिर ये। क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास में काफ़ी टाइम है, बट यहाँ पर हमको अभी एज जॉब ओरिएंटेड जिससे जो मार्केट में चल रहा है हमको वो देखना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं फ्रेशर लेवल पे सी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए या सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात यदि आती है तो वो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको चूज़ करना जो मार्केट में अभी चल रही है, जिसके ऊपर हमारे अपॉर्चुनिटी हमको ज़्यादा मिले। तो सी हमारे पास में जावा इज़ वन ऑफ देम, बट अल्टीमेटली हमको काम तो फ्रेमवर्क पे करना है। हमको स्प्रिंग बूट ऐसे फ्रेमवर्क पे काम करना है। तो वो उसके पीछे टेक्नोलॉजी काम करती है और टेक्नोलॉजी के पीछे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसमें लर्न कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका एक फीचर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक तरीके का प्रिंसिपल है। यदि कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके पास में ये प्रिंसिपल फॉलो करने की कैपेबिलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चार फीचर है
एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि इनको फॉलो करती है यहाँ पर ये, तो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रिंसिपल है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको फॉलो करती है। जावा की हेल्प से हम लोग वो सारे के सारे फीचर को यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो होती है, क्योंकि जावा में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो क्लास से क्रिएट होता है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल वहाँ पर जो है वो अडॉप्ट करने की संभावना ज़्यादा है वहाँ पर। ये तो जावा वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो UPS के सारे फीचर को सपोर्ट करती है। तो यदि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज UPS के सारे फीचर को, फीचर मीन्स जो UPS के प्रिंसिपल है उसको यदि सपोर्ट कर जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। और उसमें से कुछ ही फीचर यदि सपोर्ट करती है तो ऑब्जेक्ट बेस में आती है वो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना जावा में ही नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट। लेकिन यदि वो सारे फीचर को सपोर्ट करे UPS के, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होगी वो। तो जावा इज वन ऑफ देम जो कि सारे फीचर को सपोर्ट करती है। तो जावा स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट कर जाती है क्योंकि जावा के पास में क्लास है। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में क्लास नहीं है तो वो फिर सारे फीचर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और यदि सपोर्ट करवाना है तो बहुत सारे एडिशनल कोड उसके लिए राइट करना पड़ेंगे ये। तो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करेगी। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायरेक्टली सपोर्ट करती है, जिसमें कि क्लास यदि है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोडिंग राइट करने में यदि क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो एज ए उसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की संभावना ज़्यादा भी है और वो होती भी है। तो अभी इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है, जावा उसको फॉलो करती है। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और जावा में क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अभी अभी हमको पहले प्रोग्रामिंग करना है, क्लास क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और यहाँ पर सपोर्ट करती है यहाँ पर ये। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना करती है, करते करते समझ में आता है। बट अभी हम एक ही लैंग्वेज पे फोकस्ड है जो कि यहाँ पर करती है। फिर जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ना हमको प्रोग्रामिंग के लेवल पे कोई पॉइंटर दिखने वाला है, ना हमें कोई बाइट कोड। और जावा के पास में बाइट कोड है यहाँ पर ये। तो प्रोग्रामिंग के लेवल पे तो कोई इतना इजीली मेमोरी एक्सेस कर नहीं पाएगा यहाँ पर। यदि पॉइंटर यदि प्रोग्रामिंग के लेवल पे अवेलेबल है और हमें यदि एक भी एड्रेस मिल जाता है, तो फिर हम दूसरी लोकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंटर के अंदर हम लोग ये जो मेलॉक केलॉक का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये, तो मेलॉक केलॉक का यूज़ करने से क्या होता है कि हमें एक जगह का लोकेशन मिल गया तो हम अदर जगह पर क्या है ट्रेवर्स कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि मेलॉक केलॉक के अंदर हमें देना पड़ता है कि हमारा जो कितने बाइट का जो डेटा है यहाँ पर ये। और मेमोरी का यदि हमको स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया तो हमें पता लग जाएगा कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा डेटा है, सिक्स्थ नंबर पे कौन सा डेटा है यहाँ पर ये। तो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज पे यहाँ पर हमको दूसरा डेटा भी ट्रेस हो जाएगा यहाँ पर ये। पॉइंटर से यदि मेमोरी का लोकेशन मिल गया, बट यहाँ पर सब हमारा जो जो है वो JVM मैनेज करता है। तो हम यहाँ कुछ पॉइंटर वगैरह राइट नहीं करते। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो है हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ जो है इसके अंदर राइट किया हुआ जो बिजनेस लॉजिक है, हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वो लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग वेब सर्विसेज या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पर ये। तो जावा से स्टैंडअलोन भी क्रिएट हो सकता है। ये नोटपैड का जो एप्लीकेशन है मैं जावा में भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जावा फेमस स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए नहीं है। क्योंकि स्टैंडअलोन एप्लीकेशन जावा में यदि बना दिया, वो बनाने के बाद में हमने इसको इंस्टॉलेशन किया स्टैंड अलोन, तो उसके पहले सारे सिस्टम पे JVM इंस्टॉलेशन करो। JRE का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा वहाँ पर, सबको पहले जावा का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर हम ऐसा कुछ प्रीफर नहीं करना चाहेंगे जिसके लिए हमको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट हो।
कि मुझे ये नोटपैड यहाँ पर चलाना है या मुझे ये गूगल क्रोम चलाना है, तो गूगल क्रोम के पहले मैं जावा इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ मेरे सिस्टम के ऊपर, उसके बाद गूगल क्रोम चलेगा। ये हमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के उसमें हमको ये सब ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमको सीधे ये चाहिए कि क्लिक 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 करें, इंस्टॉलेशन करें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाए। हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कुछ ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसपे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एडिशनल सॉफ्टवेयर के हम लोग जितने सॉफ्टवेयर हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। हम ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी उसको क्लाइंट से एक्सेस करे तो उसको वो मिलेगा वो। तो बैकएंड साइड से डेटा जहाँ पर आ रहा है, डेटा जहाँ से प्रोसेस हो रहा है, तो वो भी एक एप्लीकेशन ही है। तो वो एप्लीकेशन ग्रुप्स ऑफ सर्वर पे, क्लस्टर पे या ग्रुप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे रन हो सकता है। तो वहाँ पर चलेगा, वहाँ पर हम लोग को एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जावा का इंस्टॉलेशन करना है जो कि एडिशनल रहेगा, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की कैटेगरी में यदि बात करेंगे, तो ये जावा जो है वो एज ए ज़्यादा फेमस है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हम लोग इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये सिंगल मशीन वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल मशीन आपस में कम्युनिकेट करती है। फिर पोर्टेबल लैंग्वेज है। एक बार तुमने सोर्स कोड राइट कर दिया तो उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हो ये। तो जैसे कि हम लोग हमारा डेवलपमेंट जो करते हैं वो विंडोज में करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन वो अल्टीमेटली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आखिरी में एग्जीक्यूट होते हैं हमारे कोड। तो राइट तो तुमने एक ही बार किया है उसको अपने मशीन पे, लेकिन वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़े से जो होते हैं एक्सटेंशन वेरी करते हैं कोडिंग के, सोर्स कोड फाइल के यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडो में लिखोगे तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर रहेगा, थोड़ा सा अलग से यहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगी, फाइल अलग से रहेगा, वही फाइल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक बार राइट करो और उसको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ करो। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो पोर्टेबल भी हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामिक। तो सब कुछ रन टाइम पर होगा। मेमोरी क्रिएशन और मेमोरी का जो डिस्ट्रॉय है वो भी रन टाइम पर रहेगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी जो हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, सब कुछ रन टाइम पर होगा यहाँ पर। क्योंकि कंपाइलेशन बिल्कुल अलग ही हो रहा है, उसके बाद में जब हम रन कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो पहले से डिफाइंड होगा, मेमोरी रिलेटेड थिंग जो पहले से डिफाइंड होगी सब कुछ, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे जेवीएम को पास करेंगे जब सब कुछ होगा ये। अब वो उसके अंदर जो लिंकिंग लोडिंग वाला जो काम है सब जेवीएम के अंदर वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो क्लास लोडर की हेल्प से इंटरनली सब जेवीएम के अंदर सब रन टाइम पर हो रहा है वो। बाकी वो यहाँ पर क्या होता है कि सी सी प्लस प्लस के अंदर जो मेमोरी का लोकेशन है वो स्टैटिक होता है, और सी सी प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन होना डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पर असेंबलर, लिंकर, लोडर ये सब जो प्रोग्राम है वो रन होते हैं। जब एप्लीकेशन रन करते हैं तभी प्रोग्राम रन होते हैं एडिशनली। फिर उसका पूरा एक प्रोसेस होता है यहाँ पर ये। तो ये सी सी प्लस प्लस का प्रोसेस होना अलग है। और वही चीज़ जावा में जो होती है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी हैंडल होती है हमारे जेवीएम के अंदर। जेवीएम के अंदर सारे प्रोग्राम रिटर्न है जो कि वो सब हैंडल करते हैं। उसका प्रोसेस जो होता है वो इंटरनली जेवीएम के अंदर होता है। तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन डिफरेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो लोडिंग जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जो है, तो जावा के जब प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, मान लो उसमें कलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है, तो वो भी लोड होती है। और हमारा जावा का प्रोग्राम जो हम राइट कर रहे हैं वो भी लोड होता है। तो कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड है, कुछ चीज़ें यूज़र डिफाइंड है। तो वो सब कुछ जो होगी वो सब रन टाइम पर होगी यहाँ पर ही।
यहाँ पर सब क्या जो है वो रन टाइम पर है। तो यहाँ पर कोई प्री प्रोसेसर नहीं है। प्री प्रोसेसर का मतलब जो है वो, जैसे कि सी सी प्लस प्लस के ऊपर इंक्लूड लिखा रहता था, उसको हम लोग बोलते थे मैक्रोस। हाँ। तो वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर वो मैक्रोज होते थे, वो पहले क्या होते थे, लाइब्रेरी को लोड करते थे। और अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हैं उसके अंदर असेंबलर, लिंकर, लोडर, फिर वो रन होते थे, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम लोड होता था। ये सब अलग अलग फेस थे वहाँ पर ये। तो यहाँ और कुछ चीज़ें वहाँ पर कंपाइल टाइम पर होती थी, कुछ चीज़ें रन टाइम पर होती थी। बट यहाँ पर जो चीज़ें होगी सब रन टाइम पर होगी, जेवीएम करेगा। हम लोग सोर्स कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका बाइट कोड जनरेट कर रहे हैं, डॉट क्लास फाइल जनरेट कर रहे हैं, और वो जेवीएम को पास कर रहे हैं। तो सब कुछ जो डॉट क्लास फाइल के अंदर चले गया। यहाँ पर कंपाइलेशन फेज बिल्कुल ही अलग है, और रन कर रहे हैं बिल्कुल ही अलग है। जब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम लोग रन कर रहे हैं उस टाइम पर सारी चीज़ें हो रही है वो जेवीएम के अंदर, जेवीएम आर्किटेक्चर के अंदर चीज़ें होती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग जेवीएम को देखें, जेवीएम मतलब रनेबल प्रोग्राम है ये। तो इसके अंदर जो होता है ये, तो हमारे पास में जो है वो एज ए क्लास लोडर जो यहाँ पर रहेंगे वो हमारी क्लास को लोड करेंगे, हमारी भी क्लास को लोड करेंगे, और जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी उसकी भी क्लास को लोड करेंगे। वो क्लास लोडर जो है सब रन टाइम पर होगा। फिर इसके अंदर क्लास लोड होगी तो जो जो भी हमने वेरिएबल वहाँ डिफाइंड किए हैं वो अलग अलग मेमोरी एरिया में आएंगे। मोस्टली हमको ये 3 एरिया का यहाँ पर नॉलेज चाहिए। फिर वो हमारा बाइट कोड जो है वो इंटरप्रेट होगा यहाँ पर। फिर ये नेटिव मेथड, इंटरफेस, जावा नेटिव लाइब्रेरी, फिर ये सब आपस में यहाँ पर जो है वो लिंकर यहाँ पर जो काम करेगा, लिंक करेगा हमारी सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को, और ओएस को क्या करेगा, पास करेगा यहाँ पर। ये तो ये भी एक अपने आप में क्या है, ये सेट, ये प्रोग्राम है। तो ये जेवीएम नथिंग बट ए प्रोसेस। तो जब भी जावा का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पे रन कर रहा होगा तो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर कुछ इस तरीके से होता होगा। तो ये एक तरीके से ये एक प्रोसेस चल रहा है ये जेवीएम का ये। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये हमारे जीआरई के अंडर आएगा ये। तो जावा का जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो प्रोग्राम जब हम लोग रन करते हैं, पहले हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, रन करते हैं। जब रन करते हैं तब ये चीज़ें जो है वो हमारा जो जेवीएम जो है वो एज ए प्रोसेस क्रिएट रहता है वहाँ पर हमारी मशीन के अंदर। तब हमारे प्रोग्राम को इनडायरेक्टली उस प्रोसेस को पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इसको ये। तो ये सारे मेमोरी के एरिया को मैं बताऊंगा यहाँ पर, ये कहाँ पर कैसे क्रिएट हो रहा है। प्रोग्राम डीबग करूँगा तो ये सब दिखेगा, ये कौन से मेमोरी एरिया में क्रिएट हो रहा है। और 100% ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो किसी भी इंटरव्यूअर को ये देखना है कि तुम कितना जावा जानते हो, कितना तुम्हारी कमांड है। तो एक प्रोग्राम रहेगा उसके ऊपर वेरिएबल डिफाइन रहेंगे, तो ये पूछेंगे कि ये कहाँ पर क्रिएट होगा, ये मेमोरी किस एरिया में क्रिएट होगा। फिर थोड़ा सा और ज़्यादा देखना हो तो पूछेंगे कि ये गार्बेज कलेक्टर डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसको, ये किस एरिया में क्रिएट हो रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर हमारे ही एरिया में काम करता है, तो वो मेमोरी फ्री कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो करते करते हम उसको देखते जाएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये हमारे पास में बात हो गई जावा के पर्टिकुलरली फीचर की। अब हम लोग यहाँ पर देखें यदि जावा की हिस्ट्री, तो जावा कैसे क्या हुआ है कि हमारे पास में लॉन्च हुआ है।
तो जावा के क्या है, जब से जावा हमारे पास में अवेलेबल हुआ ये, तो इसके यहाँ पर ये वर्जन है यहाँ पर ये। तो ये 95 से यहाँ पर इसके जो वर्जन है ये मार्केट में अवेलेबल है ये। तो अभी तो जावा का जो लेटेस्ट वर्जन जो है ये, आई थिंक 24 चल रहा है ये, जावा 24। तो काफ़ी सारे जो है हमारे पास में वर्जन रहेंगे, लेकिन क्या होता है इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि कोई सा ही वर्जन आया उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो होते हैं कि जो वर्जन हमारे पास में आते हैं, तो जावा लॉन्च तो कर देता है, लेकिन क्या होता है कि वो भी जावा भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। तो हम हमारे एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर। जावा भी क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो प्रोग्राम रन होगा या एप्लीकेशन रन होगा फ्यूचर में फ्रेमवर्क का, वो टॉप ऑफ द जेवीएम रन होगा वो। मतलब मैं एक एडिशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कि हमारे बिहाफ पे मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का लोड हमको नहीं लेना है, वो कौन लेगा, वो सारा का सारा हमारा जेवीएम लेगा यहाँ पर ही। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है। तो जावा का कोई सा भी हम लोग इंडस्ट्री के अंदर वर्जन यूज़ नहीं कर लेते हैं उठा के। तो जावा के कोई से भी वर्जन ना है इंडस्ट्री में वो वर्जन अडॉप्ट होते हैं जिसके अंदर इशू नहीं रहे, वो भी एक सॉफ्टवेयर, वो भी एक लॉन्च होता है। अलग अलग वर्जन मार्केट में आते हैं, तो वो नए नए फीचर के साथ में आते हैं, लेकिन वो स्टेबल वर्जन नहीं होते हैं, उसके अंदर काम चल रहा होता है ये, या उसके अंदर चीज़ें भी प्रॉपर अभी काम नहीं करती है, उसके अंदर काम चल रहा होता है उस पे, उन पर्टिकुलरली वर्जन पे। तो उन उन पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को हम लोग डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को उस वर्जन को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जिसके ऊपर एलटीएस रहता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ये स्टेबल वर्जन भी होते हैं। और यदि इनमें कुछ इशू आता है, वैसे तो इशू नहीं यहाँ पर आता है, लेकिन ये इशू रहता है तो इनके ऊपर सपोर्ट भी हमको प्रोवाइड होता है यहाँ पर, ये उनकी टीम का यहाँ पर ये। तो ये स्टेबल वर्जन होते हैं, मतलब यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो चुकी है, और ये स्टेबल है, इसको यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम है वो सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि जब जब नए नए वर्जन आते हैं और हम एप्लीकेशन में डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं, वैसे तो करते नहीं है डायरेक्टली, उसकी पूरी प्लानिंग होती है वर्जन अपग्रेड करने की। पूरा प्रोजेक्ट के लेवल पे एनालिसिस होता है अपग्रेड करने के पहले कि ये नए फीचर से कौन कौन से हमारे जावा के मेथड एपीआई ब्रेक डाउन हो जाएंगे, या क्या क्या हमारे पास में इशू आ सकता है, यहाँ पर ये एनालिसिस होता है सारी चीज़ें ये। तो एज ए जब हम लोग स्टूडेंट है बिगनर रहते हैं तो कोई सा ही वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से हमको ये एलटीएस वर्जन जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो जावा 8 फेमस हुआ यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए। जावा 8 के पहले जो है वो जावा 7 वगैरह यूज़ करते थे, बट उसके बाद में जो है वो जो एल टी एस वर्जन है वही इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, जो स्टेबल वर्जन होते हैं। अब जावा 9 आएगा, जावा 10 आया, तो वो इंडस्ट्री में इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं होगा, लर्न भले ही करो उसको, लेकिन वो अडॉप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अभी स्टेबल नहीं हुई है। जब स्टेबल होती है तो वो नेक्स्ट वर्जन में वो एल टी एस के साथ में आती है यहाँ पर। तो उसके बाद में जावा 11 है जो फेमस हुआ, जिसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। फिर जावा 11 के बाद में जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो जावा 17 होता है, ये स्टेबल वर्जन है यहाँ पर ये। स्टेबल वर्जन का मतलब ये है कि इन वर्जन को लॉन्च करते समय जो भी यदि कमी रह गई या जो भी इशू आया है तो सब सॉल्व हो गए। और उसके बाद में एक स्टेबल वर्जन आता है जिसके ऊपर क्या होता है कि हमारा ये एल टी एस सपोर्ट रहता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। यहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो सपोर्ट भी देते हैं। तो जावा पहले तो फ्री था, बट अभी वो लाइसेंस हो गया है, कमर्शियल हो गया है वो इंडस्ट्री के लिए। एज ए स्टूडेंट तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री के अंदर पे करना पड़ता है जो अपकमिंग वर्जन आ रहे हैं।
नहीं कर सकते डायरेक्टली। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट यदि क्रिएट होता है वहाँ पर, तो वो एक समय से क्रिएट हो रहा होता है, वो उसको 10-20 ईयर से होता है। अब हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था होना, जब उसके अंदर जावा 7 ऐसा यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन थोड़े समय बाद में प्रोजेक्ट के बाद में जब ज़्यादा सोर्स कोड राइट नहीं हुआ उसके अंदर, जावा 8 पे इजीली मूव हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ज़्यादा कोड था नहीं। लेकिन क्या हो गया कि जैसे ही प्रोजेक्ट में 5 साल हो गए, प्रोजेक्ट को 10 साल हो गए, वो जावा 8 में बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को 5 ईयर से 10 ईयर से। अब अचानक से उनको शिफ्ट करना है नए वर्जन की तरफ। तो क्या होता है कि एक लेगेसी प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट नए वर्जन पे वो अपग्रेड होता है वो, तो उसके अंदर काफ़ी मेथड काफ़ी क्लास रिटर्न होती है, और जो भी वर्जन आते हैं वो यही काम करते हैं, वो क्लास लेवल पे मेथड लेवल पे किसी ना किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और पुरानी चीज़ को एलिमिनेट भी करते हैं। जैसे कि कुछ मेथड रहेगी उस पर डेप्रिकेटेड लिखा हुआ रहेगा, वो यूज़ नहीं, अब क्रिएटेड नहीं रहे, मतलब फ्यूचर में वो गायब ही होने वाली है, वो उसको हटाने ही वाले हैं वो नए वर्जन में, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो वो सब अपग्रेड के समय एनालिसिस करना पड़ता है। तो जितनी भी जगह पे उन मेथड का हमने यूज़ किया है, तो वो वहाँ पर हमको ये देखना है कि उसके अल्टरनेटिवली क्या है, नहीं तो ऐसे में तो एप्लीकेशन ही ब्रेक कर जाएगा। तो जब हम लोग क्लाइंट को जब प्रोजेक्ट डिलीवरी देते हैं, जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें सब कुछ हमको मेंशन करना पड़ता है कि हमने एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए ये वाले सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, ये वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस फेज में रहेगा। तो वो पर्टिकुलरली वही वर्जन के साथ में हमको वो सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एज ए डेवलपर के सिस्टम पे सेटअप करना है, जिसपे वो स्टेबल है वो। अब मार्केट में अभी 24 आ गया तो, और लेकिन वो प्रोजेक्ट 11 पे रन करता है, तो तुमको 11 पे ही चलाना पड़ेगा उसको, और कोई उसके लिए भी नया वर्जन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जब तक तुम लर्नर हो, खुद का खुद का सिस्टम, खुद का लैपटॉप, 10 बार जावा के इंस्टॉलेशन को, जावा को यूज़ करो, कोई से भी वर्जन को यहाँ पर। तो मैं तो बोलता हूँ कि सारे के सारे वर्जन रख लो, जावा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि कुछ वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है वो एक ही बार होगा, मल्टीपल जावा के वर्जन भी रख सकते हो यहाँ से। मैंने यहाँ पर रखे हुए जावा 11, 17, 21। तो जब जिसको मुझे टेस्ट करना हो, तब मैं उससे कंपाइलेशन करवा के रन करवा के देख लेता हूँ उसको मैं, ये क्योंकि खुद के सिस्टम में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक वर्जन होता है। अब जावा 17 स्टेबल हुआ, उसके बाद में 21 स्टेबल हुआ। तो यदि इंडस्ट्री अपने आप को लेटेस्ट में यदि ले जाएगी 11 के बाद में, तो वो 17 में जाएगी या 21 में जाएगी। ये बीच वाले वर्जनों पे नहीं आते, ये स्टेबल वर्जन नहीं रहते हैं। ये जस्ट कुछ फीचर डालते हैं उसमें, और फीचर डालने के बाद में उनके ऊपर टेस्टिंग चलती रहती है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका यूज़ है नहीं है तो ठीक, नहीं है तो फिर उसको जब स्टेबल वर्जन आएगा तो उसके अंदर उसको या तो परमानेंटली डाल देंगे, परमानेंटली निकाल देंगे वहाँ से ही। इसलिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर का LTS वाला जो है वो वर्जन यूज़ करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो जो LTS वाला जो रहता है वो पर्टिकुलरली हमारे लिए यदि कुछ इशू भी रहते हैं तो उसके लिए हमें क्या होती है, वो जावा कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो एक्चुअली में इशू नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो है API अंडरस्टैंड करना रहे, या हमारे कस्टमाइज API राइट करने रहे, तो हम हमारे लिए जावा की कम्युनिटी अवेलेबल है हमारी हेल्प करने के लिए, उसके लिए सोर्स कोड प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर ये। तो इंडस्ट्री के लेवल पे जो होते हैं वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी तो जावा भी लाइसेंस्ड हो गया है। तो जब लाइसेंस चीज़ें रहेगी और मान लो सिस्टम पे नहीं चलेगी, तो ऑब्वियसली बात है फिर हमको जावा कम्युनिटी की हेल्प लेना पड़ेगी जिनने उसको डेवलप किया है। ऐसे क्या होता है, सर्वर भी लाइसेंस्ड होते हैं, तो सर्वर नहीं चलते इंडस्ट्री के लेवल पे, तो हमें फिर कम्युनिटी से हेल्प लेना पड़ती है। अब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो हैं, MS ऑफिस,
अब वो इंडस्ट्री के अंदर लाइसेंसिंग होते हैं, किसी भी तरीके का इशू होता है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम से क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये सब, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले वर्जन यूज़ करोगे इंडस्ट्री में, तब वो चीज़ें जो होगी फिर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगी यहाँ पर। तो ये जिसने बनाया है, जो भी उसको देख रहा है, वो वहाँ पर उनसे कम्युनिकेट करो, जो भी प्रॉब्लम है बताओ अपने। तो वो सब पूछते हैं सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या कैसा रैम है, कैसा सीपीयू है, फिर उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमको एकदम सब आर्किटेक्ट लेवल पे चीज़ें पता नहीं चलती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अंदर एग्जीक्यूट होती है, तो एक हार्डवेयर का एक आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर ये। तो अभी तो ये याद रखो कि ये सब जो वर्जन है वो यूज़ करना है। 24 रनिंग में है, ये 25 को भी सितंबर में आने का बोल रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट में आएगा ये, मतलब ये इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है ये। क्योंकि जितने भी इशू आए हैं 25 के पहले, यहाँ पर सब सारे के सारे क्या मिलेंगे, वो सॉल्यूशन होकर आएंगे वो सारे के सारे ही। तो ये जावा के भी ये वर्जन है, जावा की ये हिस्ट्री है। अब हमको करना है जावा को डाउनलोड सिस्टम पे। तो जावा की वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पर, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है वो ओरेकल के ऊपर एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मेरा क्या अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ओरेकल अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट करोगे यहाँ पर, तो अकाउंट क्रिएट होगा यहाँ पर, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। थोड़ा यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना है, और उसके बाद में क्या होगा कि साइन इन करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो ओरेकल के पास में, ओरेकल एक कंपनी है जिसके पास में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। तो जावा इनने अभी सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया है यहाँ पर ये, तो जावा भी अब इनके पास में है, इनकी टीमें देखती है। सर्वर है, डेटाबेस है, ओरेकल के पास में यहाँ पर ही है। और ओरेकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। और ओरेकल के जो प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्री यूज़ करती है यहाँ पर ये। तो ओरेकल इज ए काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ओरेकल में भी मिले बाद में, ये इस कंपनी में है। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ही है। तो यहाँ पर कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो अभी अभी हम लोग विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जीप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या हम लोग EXE करेंगे। तो ये दोनों क्या है कि फॉर्मेट है। MSI भी मतलब वो भी इंस्टॉलेबल ही है वो। तो जैसा EXE रहता है वो वैसा क्या होता है वो, यहाँ पर MSI भी वैसे ही है। जस्ट हमको शो करना, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर, ये फाइल फॉर्मेट है बस वही है, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉलर। तो वो कुछ नहीं रहता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल रहता है जो कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करता है, रिमूव करता है वहाँ पर वो एक है, इनका माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो किसी भी तरीके से करो, अल्टीमेटली क्या होगा कि इंस्टॉलेशन हो रहा है। बताता हूँ अभी ये।
प्रोग्राम रन करूंगा जब बताऊंगा जेडीके जीआरई के बारे में डिटेल में। तो वर्जन से वर्जन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो जावा का वर्जन जो रहता है वही वर्जन का जेडीके और जीआरई रहता है वो। तो वो क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे डेवलपर होते हैं, तो जब हम लोग जावा का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करते हैं जावा का, तो हमारा रोल क्या है सबसे पहले तो ये देखो। यदि हमारा रोल है एज ए डेवलपर जावा डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हारा सिस्टम पे जेडीके भी होना चाहिए और जेआरई भी होना चाहिए। तो जो जेडीके है उसके अंदर जेआरई भी होता है। जेडीके सॉफ्टवेयर के अंदर जेआरई भी अवेलेबल है। जेआरई भी है, हाँ। और वो जेडीके भी है। जब तुम्हारा रोल क्या है एज ए डेवलपर, तुम डेवलपर हो, तुम कोड क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे पास में यदि तुमने जावा का इंस्टॉलेशन किया, तुम्हारे सिस्टम पे दोनों की दोनों चीज़ें अवेलेबल है। जेडीके भी अवेलेबल है, जेआरई भी अवेलेबल है। और जो जेआरई जेआरई जो है वो जेडीके का पार्ट ही है यहाँ पर ही। लेकिन तुम डेवलपर नहीं हो, तुम हो क्लाइंट। तुम हो क्लाइंट तो तुम्हारे सिस्टम पे सिर्फ जेआरई होना चाहिए, जेडीके की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को जस्ट यूज करेगा, वो डेवलप करेगा कंपाइल करेगा, ये काम तो वो करेगा नहीं। तो जेआरई वो अलग से भी क्या हो सकती है, इंस्टॉल हो सकती है वो अलग से। तो जब हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट की मशीन पे जस्ट जेआरई वाला पार्ट रहता है, जेडीके वाला पार्ट नहीं होता है। क्योंकि वो कोई कोड को डेवलप नहीं करने वाला है, वो कोड को जस्ट क्या करेगा, वो रन करेगा तो उस केस में हमें चाहिए सिर्फ जेआरई वाला पार्ट यहाँ पर ही। तो दोनों ही अवेलेबल है जावा के पास में। ओवरऑल जो वर्जन होता है हमारा जावा का रहता है, तो वो वर्जन जो है वो जेडीके के सामने लिखे रहे जेआरई के सामने लिखे रहे वो मैटर नहीं करता है वो। बस वो एक जावा का एक वर्जन होता है ये। बट डेवलपर मशीन पे हमारे पास में दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है, जेडीके भी अवेलेबल है, जेआरई भी अवेलेबल है। और जेडीके वाले फोल्डर में जेआरई भी की लाइब्रेरी भी वहाँ पर दिखेगी। लेकिन जब हम लोग एज ए हमारे सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं क्लाइंट के साइड में, तो क्लाइंट के पास में सिर्फ जेआरई वाला पार्ट रहता है, उसका जेडीके वाला वो इंस्टॉलेशन नहीं करता उसके मशीन पे। क्योंकि उसको क्या करना है, जस्ट रन करना है। क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करते हैं तो वो जस्ट डॉट क्लास से फाइलें होती है, वहाँ कोई सोर्स फाइल नहीं होगी। तो जेआरई तो ओवरऑल वर्जन एक ही रहता है ना दोनों का। जिस वर्जन से कंपाइल हुआ है उसी वर्जन पे ही, उसी उसी वर्जन के जेआरई पे ही रन होगा वो। लिखना चाहिए, लिखना चाहिए तो वो मतलब वो नहीं भी लिख के देंगे तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जावा का वर्जन ही जो है वो वही तुमको पता रहेगा, तो तुम उसी वर्जन का ही वहाँ पर इंस्टॉलेशन करोगे। जब जावा इंस्टॉलेशन करोगे तो दोनों चीज़ें साथ में ही आएगी यहाँ पर ये। अलग जे जे आर ई अलग वो होता सब एक ही साथ में इंस्टॉल है वो। मतलब कोई अलग से नहीं करना पड़ता है उसको ही, वो होता है एक ही साथ में इंस्टॉल है वो। दोनों दोनों आ जाएगा उसमें। और सिर्फ तुमको जेआरई की लाइब्रेरी चाहिए वहां पर। तो क्या होता है कि जब हम लोग एज ए हम लोग क्या करते हैं कि जब एज ए क्लाइंट जो है वो क्लाइंट की हमारे पास में मशीन है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होगी, सिर्फ जो होगी वो जेआरई फाइल ही हमको वहाँ पर जो है वो चाहिए होती हो। तो जेआरई का इंस्टॉलेशन भी हम लोग अलग से कर सकते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट का ओनली। बस जिस भी जावा के वर्जन पे वो डेवलप हुआ है वो उसी का ही जेआरई लगेगा वहां पर ये। उसका अलग से इंस्टॉलेशन हो जाता है। करके बताऊंगा मैं ये। जब हम लोग एज ए सी आई सी डी परफॉर्म करते हैं
लिनक्स एनवायरनमेंट में ले आते हैं तो कोड तो हमने विंडो एनवायरनमेंट में राइट किया, लेकिन हम लोग रन लिनक्स में करते हैं। तो हमको उस एनवायरनमेंट के अंदर उसी वर्जन का JRE इंस्टॉलेशन करना पड़ता है एज ए क्लाइंट। तो चीज़ें आएगी धीरे धीरे। ये सब जो है वो अ, इतना उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो सिंपली यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ये JD के JRE के बीच में यहाँ पर पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो कोई सा भी वर्जन है तुमको मैच करवाना है बस। ये तो मैं बताऊंगा कैसे होता है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि यदि मेरा सिस्टम डेवलपर का सिस्टम है तो मेरे पास में सब कुछ होना, क्योंकि वी आर डेवलपर। JDK भी होना, JDK से डेवलपमेंट किट, और JRE इज रन टाइम एनवायरनमेंट। अब ऐसा तुम एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर यदि क्रिएट कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी ये रहता है कि जब तुम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, जब तुम बना रहे हो, तो तुम्हारे सिस्टम के ऊपर SDK होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बोलते हैं जिसको, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो क्रिएट करती है। लेकिन जब वो एप्लीकेशन बनने के बाद जब रन करते हो उसको, किसी भी मोबाइल के ऊपर जब रन करना, जब तुम्हारे को उस पर्टिकुलरली मोबाइल के ऊपर डेवलपमेंट किट की जरूरत नहीं है। वहां पर जस्ट तुम्हारे पास में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, उसके ऊपर वो डायरेक्ट रन हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ एडिशनल डेवलपमेंट किट नहीं लगेगी। वो जस्ट तुम्हारे पास में क्या चाहिए, एक फाइल जनरेट होगी जो कि वो एंड्रॉयड का OS डायरेक्ट उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो एज ए डेवलपर हमारे पास में सेट ऑफ टूल होते हैं, क्योंकि हमको डेवलप भी करना है, हमको रन भी करना है। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर हमारा किसी भी एनवायरनमेंट में यूज हो रहा होगा, उस केस में हमारे पास में क्या होंगे, जस्ट उसके रन टाइम एनवायरनमेंट रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास में ही। अभी एंड्रॉयड के केस में ये एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम लोग डेवलप करते हैं। और एंड्रॉयड का जो आउटपुट दिखता है यहाँ पर, कुछ ब्लैक स्क्रीन तो रहता नहीं है आउटपुट देखने के लिए, क्योंकि हमको एंड्रॉयड के आउटपुट को ऐसा देखना है कि जो फ़ोन में दिखे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सिम्युलेटर होते हैं। आउटपुट को हमेशा हम लोग किस में देखते हैं, सिम्युलेटर में देखते हैं। एम्यूलेटर, सॉरी। तो ये दिख रहा है ये स्क्रीन, ये तो वो यहाँ पर क्या, वो जो भी आउटपुट दिखाएगा वो उसके अंदर दिखाएगा। उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्या रहते हैं, ये एम्यूलेटर। मैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले एंड्रॉयड लर्न किया है। तो वो हमारे पास में क्या होते हैं कि उसके आउटपुट ऐसी स्क्रीन पे दिखते हैं। तो जब भी वो प्रोग्राम को रन करोगे तो वहाँ पर ऐसा स्क्रीन भी चल रहा होता है। मतलब ये मोबाइल वर्चुअल मोबाइल मान के चलो वहाँ पर। तो तुम्हारा आउटपुट कैसा दिखेगा, तो जब उसका फाइनल बिल्ड क्रिएट करोगे तो वो ऐसा मोबाइल के अंदर शो होगा यहाँ पर ये। तो अब वो एप्लीकेशन को मोबाइल के लिए क्रिएट करना है या मोबाइल प्लस टैब के लिए क्रिएट करना है, टैब पे भी चले वो, तो वो उस लायक जो है वो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ते हैं, ये कितनी बड़ी स्क्रीन पे उसको चलाना है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए भी जावा का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वो जावा के API पे ही बनता है वो। तो जावा इज़ ए वर्सटाइल लैंग्वेज, काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। नॉट ओनली अवर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने में भी जावा का स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल है, वो भी जावा बेस्ड टूल है। तो जावा जो है वो काफ़ी एप्लीकेशन में अभी यूज़ हो रही है। तो जावा इतनी जल्दी तो एंड नहीं होने वाली है, इसके रिप्लेसमेंट इतना जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो ये हमने जावा का जो वर्जन है यहाँ से हमको इंस्टॉलेशन करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास में एक जो एक फाइल है वो यहाँ पर हमको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ये तो मैंने एक डायरेक्ट zip फाइल भी इंस्टॉलेशन की है यहाँ पर ये, और एक अभी तक के डाउनलोड हो रही है शायद तक के वो, zip नहीं हुई है।
कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये एमएसआई फाइल रहेगी तो उसका आइकॉन कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पर ये। तो ये विंडो के फॉर्म में रहेगी यहाँ पर। और डायरेक्ट यदि एक सी करेंगे तो वो ओएस अंडरस्टैंडेबल रहेगी यहाँ से ये। तो देखो कुछ भी करो, जब जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मांगेगा, पाथ मांगेगा वो। बाय डिफॉल्ट नॉट ओनली जावा, जावा रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फाइल में अपने आप को इंस्टॉलेशन करने की जरूर यहाँ पर ट्राई करता है वो। बाय डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट लोग बनाया ही है वो उनने ऐसा हो कि विंडो, यदि विंडो पे जाएगा तो इसी लोकेशन पे इंस्टॉलेशन होगा वो। लेकिन हम उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमको हमारा लोकेशन चेंज करना हो तो हम यहाँ पे जाके उसका लोकेशन चेंज करेंगे। अब तुमको उसको कहाँ पर ले जाना है, अब सी ड्राइव में ले जाना है या उसको डी ड्राइव में ले जाना है तो हम उसको डी ड्राइव में ले जा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि सी ड्राइव में नहीं करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे नहीं करता हूँ मैं ही। मैं, मेरा एक इंस्टॉलेशन करके क्या बना हुआ है, मेरा एक फोल्डर क्रिएटेड है। तो नॉट ओनली जावा, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को मैं अलग से मेरे, अलग से एक लोकेशन के ऊपर मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं। अब उसका रीज़न ये रहता है कि हर चीज़ को तुम सी ड्राइव में करते जाओगे तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, सी ड्राइव जो मेमोरी लेते चले जाएगा तो सिस्टम स्लो होगा उससे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एज ए स्टूडेंट तुम कहीं भी इंस्टॉलेशन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लेवल पे सी ड्राइव पर हम लोग वो इंस्टॉलेशन करते नहीं है डायरेक्टली। क्योंकि हम तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करते नहीं, हमारी भी में आईटी टीम करती है। और हम भी करते हैं तो सी लोकेशन पे यदि देते हैं तो वो रिस्की होता है ये। तो हमें क्या होता है कि इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेज लगते हैं। सॉफ्टवेयर पेज लगने का मतलब ये होता है कि अपग्रेड होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मंथली। नए नए विंडो के क्या होते हैं, अपग्रेडेड अपग्रेड वर्जन आते हैं ये। या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड पेज लगते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तुम, जैसे यहाँ पर क्या है कि गूगल ओपन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो, नॉट स्टैक ओवरफ्लो, जैसे ये गिट पे मेरा कोड ओपन हो रहा है ये, तो हो सकता है कि गिट को इंडस्ट्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। फिर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कि मेलिशियस हो सकती है, तो वहाँ पर क्या होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है वहाँ पर ये, इंडस्ट्री के लेवल पे। तो जब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पेज हमारे सिस्टम पे इंस्टॉलेशन होते हैं तो वो सारे के सारे जो पेज लगते हैं वो सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉलेशन होते हैं। वो उनके भी क्या होते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोग्राम फाइल में होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर होते हैं। फिर क्या होता है कि वो कोई भी पेज लगता है तो जावा का वर्जन अपग्रेड भी कर सकता है, वो जावा का लेटेस्ट वर्जन भी कर सकता है वहाँ पर, वो अपग्रेड कर सकता है। तो यदि उसको प्रोग्राम फाइल की लोकेशन पे करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू पेज, जो सॉफ्टवेयर के पेज लगे हुए उसके कारण क्या होते हैं कि हमारे जावा के वर्जन हिल जाते हैं, उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। क्योंकि पेज में वो क्या करते हैं, पुराने को अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉलेशन कर देंगे। अब उनकी पेज की भी पूरी स्क्रिप्ट होती है, क्या क्या उनको पेज लगाना है, सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, लाइब्रेरी रिलेटेड होते हैं, इंडस्ट्री के नेटवर्क रिलेटेड होते हैं। तो उसमें हमारा क्या हो सकता है, जो हम भी प्रोग्राम फाइल यही डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उनके पेज भी उसी लोकेशन पे इंस्टॉल होते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन लेवल पे इशू हो सकता है। कई बार एप्लीकेशन चल रहा होता है और जब भी पेज लगता है उसके बाद में क्या होता है कि हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो इशू आ जाता है, उसके अंदर एप्लीकेशन को रन होने में हमारे पास में क्या जाता है, इशू आ जाता है। तो कभी भी लर्न ना कर रहे हो जब तो ठीक है, बट प्रैक्टिस ये रखो कि अलग से फोल्डर में इंस्टॉलेशन करो सारे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ये। तो वो इंस्टॉलेशन होने के बाद में क्या होगा कि जावा के केस में अल्टीमेटली जो है वो इस तरीके की फाइल बनेगी।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बाद में इसको कॉपी पेस्ट भी कर दोगे कहीं तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे ही। अब ये तो जावा का सॉफ्टवेयर हो गया ये। जस्ट ए मिनट। प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर। ओएस रिलेटेड ये मत, यहाँ पर ये है कि जावा का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हो यहाँ पर ये, तो अलग अलग लोकेशन पे डालो, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दो यहाँ पर ये। तो अब हमको इसको रन करवाना यहाँ पर रहे तो तुम यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर रन करवा सकते हो। यहाँ पर ये तुमको यहाँ पर कहाँ जाना है, बीन में जाना है। जावा वर्जन यहाँ पर डालोगे तो ये जावा 11 दिखाएगा। मैं अभी 11 में हूँ मैं ये। 17 पे जाऊँगा तो 17 दिखाएगा। तो तुम यहाँ पर अपना जावा का सोर्स कोड राइट लिख के कंपाइल करवा सकते हो और उसको रन करवा सकते हो यहाँ पर ये। तो अभी इसको रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, इसके इंटरनल कैसे काम होता है यहाँ पर ये, इन पर्टिकुलरली फाइलों का मीनिंग क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या होता है, जो लाइब्रेरी कहाँ पर होती है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा।